नमस्कार, मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज बीजेपी के सदस्य अभियान की शुरुआत हुई। मोदी टीम में बीजेपी आज से सदस्य अभियान चला रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता का नवीनीकरण होगा। बीजेपी के संविधान के मुताबिक पार्टी हर साल सदस्य अभियान चलाती है। बीजेपी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और अभी उसके 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। बीजेपी का लक्ष्य इस बार 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का है। बीजेपी इस बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी इस्तेमाल करने जा रही है। एआई से एक व्यक्ति को 2 बार सदस्यता लेने पर तो रोक लगेगी ही, सदस्यों की संख्या की गिनती भी सही तरीके से हो पाए। बीजेपी का सदस्यता अभियान 51 दिन चलेगा। 2014 में मोदी के पहले कार्यकाल में बीजेपी ने 6 महीने तक सदस्यता अभियान चलाया था और तब पार्टी ने 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य जोड़े। और इसी पर है हमारा देश का सवाल। आज इस पर चर्चा भी करेंगे और देश का सवाल में भी हम तमाम वो सवाल उठा रहे हैं जो आपके जहन में होंगे कि क्या बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इस अभियान का फायदा होगा। क्या बीजेपी 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा कर पाएगी। बीजेपी के लिए सदस्यता अभियान में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। क्या नए सदस्य चुनाव में वोट में तब्दील हो पाएंगे। ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ रमन मलिक हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उत्पल कौल हमारे साथ हैं, जाने माने इतिहासकार हैं। और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। रमन जी, ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है, कितना फायदा होने की उम्मीद है बीजेपी को इस अभियान से। रमन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? कितना फायदा पार्टी देख रही है इस अभियान के बाद? लगता है मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही। हिमांशु जी मेरे साथ हैं। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है? 2024 चुनाव खत्म हुए। 2024 में पार्टी को झटका लगा, भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद ये सदस्यता अभियान। 2 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं बड़े, महाराष्ट्र और हरियाणा। कितना फायदा देख रहे हैं जी? ये सदस्यता अभियान का अंतिम गोल जो मैं समझता हूँ, 30-35 साल में पत्रकारिता में जो मैंने सीखा और जो देखा, हर एक पार्टी का अपना ये अभियान होता है। उसका ध्येय एक ही होता है कि उनके जो सभ्य है वो कम से कम बाहर आके वोट करें। देखिए, और आप ही ने बताया ना, 18 करोड़ बीजेपी कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी है। चलो मान लेते हैं 10 करोड़ और सभ्य आएंगे तो हो जाएंगे 28 करोड़। अभी 28 करोड़ अगर सभ्य सबके सब आके वोट करें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की मैं बात करता हूं, वहां पर फिर वो पार्टी का हारने का सवाल नहीं होता। मगर हमने 2024 में देखा कि बीजेपी की स्ट्रेंथ जो पहले थी वो नहीं रही। बीजेपी के कोर वोटर ने जाके वोट नहीं किया, इसका मतलब ये होता वोट नहीं किया या किसी और पार्टी को वोट किया? नहीं, उन्होंने वोट नहीं किया, ऐसा ही मान के चले अबुल जी। देखिए, ये जो सदस्यता अभियान है ना, ये 2 तरफा तलवार है। आप सदस्य तो बना लोगे, एआई से आपको पता भी चल जाएगा कि 2 बार ही लोग नहीं आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मगर फिर वो ह्यूमन कांटेक्ट कम हो जाएगा। पहले एक जमाना था जबकि कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आज से 20 साल पहले जब ऐसे सदस्य बनाती थी तो वहां पार्टी के 5-7 आला कार्यकर वो एरिया के जाके लोगों को समझाते थे। वो एक पर्सनल बॉन्डिंग होती थी। अभी ये आप बोल रहे हैं। रमन जी हमारे साथ हैं, रमन मलिक हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनसे ही पूछ लेते हैं। रमन जी, जब 11 करोड़ मतदाता थे, 11 करोड़ सदस्य थे पार्टी के, 2014 के बाद की बात मैं कर रहा हूं, और उसमें 19 का भी आंकड़ा हम जोड़ लेते हैं, 18 करोड़ हो गए। 18 करोड़ जब थे तब अच्छी सीटें आई। जब 11 करोड़ थे तब अच्छी सीटें आई, लेकिन 18 करोड़ के बाद तो सीटें कम हो गई आपकी।
303 से 240 पर आ गए। ये इसका कोई पैमाना है आपके जहन में या पार्टी के जहन में कि हाँ, अगर सदस्य बन जाएंगे तो हम सीटें भी बढ़ा पाएंगे? राज्यों में 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में। देखिए, थोड़ा सा आपको और हिमांशु जी को मैं बताना चाहूंगा, 30 साल की उनकी पत्रकारिता हो गई है और 1992 से अभी 32-33 साल मेरे हो गए हैं पार्टी के साथ। 18 साल का था तो पार्टी में आया था जी। आज 50 साल का हो गया और ये पूरा समय में पार्टी के साथ था और विभिन्न दायित्व पे भी काम करा है, एक कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करा है, एक स्वयंसेवक के तौर पे भी काम करा है। अगर आप इस सदस्यता अभियान को सिर्फ वोटों से तुलना करते हैं तो शायद सबसे बड़ी भूल है। राजनीति में तो सब सारा खेल वोटों का ही होता है। नहीं, सदस्यता अभियान जो हमारा है, इसको आपको विचारधारा का जो प्रवाह है उससे समझना चाहिए। इट इज अबाउट स्प्रेडिंग जो कंसेप्ट है जी। और उस कंसेप्ट को समझने की, राष्ट्रवादिता को समझने की जरूरत है और उसको हम इस माध्यम से चलिए, अगर समझ भी ले रमन जी, तो क्या आप ये मानते हैं कि 18 करोड़ आपके सदस्य होने के बाद भी विचारधारा का जो आधार है आपका वो खिसका 2024 में? इसका मतलब तो ये हुआ नहीं, इसका मतलब दूसरा हुआ सर। आपको एक बार देखना पड़ेगा, जिस स्टेट में, जिस परिस्थिति में भारत है आज, वो कोई आसान परिस्थिति नहीं है। जो आपके अगल बगल हो रहा है और जो ताकतें आपके खिलाफ चल रही हैं, आपको उसका आभास अगर हो तो अच्छा है और नहीं हो तो वो अपना काम तो कर ही रही है। जब शास्त्री जी गए, इसका खुलासा कीजिए, आपने जो बात कही पहले उसका खुलासा कीजिए। वो कौन सी ताकतें हैं? ये आपको रिसर्च करनी चाहिए, बुद्धिजीवियों का काम है। लेकिन ये बहुत जल्दी बहुत सारे मीडिया चैनल बात कर रहे हैं और भी करेंगे। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ, ये जो आपने सदस्यता अभियान की बात करी है, सदस्यता अभियान एक निरंतर प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की और उसके बाद सक्रिय सदस्य बनते हैं। पहले सदस्यता होती है, उसके बाद सक्रिय सदस्य होते हैं और सक्रिय सदस्य के माध्यम से आप संगठन की रचना करते हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कहीं एक कार्यकर्ता होते हुए मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो कुछ एक बाहर से भी एलिमेंट आता है और उसका प्रशिक्षण पूरा नहीं होता और वह फील्ड में उतरता है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे पार्टी का नुकसान होता है। और साथ में जहां तक आप बात कर रहे थे कि 2024 में क्या हुआ, तो 2024 में आपको ये समझना पड़ेगा कि नोन और अननोन दोनों के एकत्रीकरण के साथ हमने लड़ाई जीती है। ठीक है, अननोन को भी हमने हराया है और नोन को भी हराया है। ठीक है। हिमांशु जी, मैं आऊँगा, उत्पल जी का ज़रा एक कमेंट में ले लूँ, जाने माने इतिहासकार हैं। उत्पल जी, 40 सालों में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ऊंचाइयां छुई, सत्ता तक पहुंची कई बार और कई राज्यों में, आधे से ज़्यादा देश पर के राज्यों में राज है, 12 राज्यों पर क्या नाम है कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। आप कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को और सदस्यता अभियान जो है वो कहां तक इसमें सपोर्टिव रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बीजेपी को भारतीय जनसंघ के टाइम से जानता हूं और उसको फॉलो करता हूं जी। और 1967 के इलेक्शन में बलराज मधोक ने नारा दिया था, देश बचाओ कांग्रेस हराओ, तो 42 सीटें आई थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम, क्योंकि भारतीय जनसंघ को उस टाइम और आगे बढ़कर जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको एक छोटे बिजनेसमैनों की पार्टी मानते थी, नॉर्थ इंडिया की पार्टी मानते थे और ये मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, बनियों की पार्टी जी। लेकिन उसी पार्टी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उन्होंने पूरे देश पर राज किया।
और उसकी जो फाउंडेशन होती थी वो होती थी सदस्यता। डोर टू डोर मेंबर बनते थे, चाहे लद्दाख में, कश्मीर में, कन्याकुमारी में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। और जो बूथ लेवल जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, ये कार्यकर्ता घरों में जाते थे, डोर टू डोर जाते थे। मतलब पहले 25 पैसे की सदस्यता होती थी, तो हर एक घर जाकर ये सदस्यता, लाइव कांटेक्ट। उत्पल जी, मैं ये समझना आपसे चाह रहा हूँ, क्या ये सदस्य वोटों की गारंटी होते हैं? एक मिनट मुझे जी, बात पूरी कर लीजिए। जो 11 करोड़ से 14 में जो हुआ 18 करोड़ तक पहुंच गए, लेकिन जो हमने ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें खोई है, उसका कारण यही बूथ लेवल का कार्यकर्ता है। क्योंकि हम ज्यादा व्हाट्सएप और मैसेजों पर भरोसा करने लगे, फेसबुक और ट्विटर पर भरोसा करने लग गए। मुझे इसकी लाइव एग्जांपल है कि मैं एक अपनी सोसाइटी की बात करता हूं जहां अच्छे कार्यकर्ता है और उन्होंने डोर टू डोर जाकर 85 to 90% वोटिंग हो गई, और दूसरी बार उन्होंने मैसेजें भेजनी, ये 20% कम होकर 65% पर पहुंच गई। और मैं ये मुझे लगता है क्या ये बड़े, आज तो जमाना ये इंटरनेट का है, कंप्यूटर का है, तो मतलब जितना हाईटेक हो उतना तो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता जब तक ठीक है। मेरा सवाल उत्पल जी अब आगे का है, और वो ये है, मैं हुमांशु जी के पास भी आऊँगा। आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप फॉलो भी करते हैं और पिछले जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ये कार्यकर्ता किस तरह से पार्टी की विचारधारा को, जो आइडियोलॉजी जिसका रमन जी बात कर रहे थे, वो आगे कैसे बढ़ाते हैं? आपने सोसाइटी का जिक्र किया, क्या सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने से सुबह ही सुबह ये पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ जाती है? नहीं, मतलब ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी पहले ही राष्ट्रवाद पर इसका फोकस, मतलब बिल्कुल राष्ट्रवाद पर फोकस था, हिंदुस्तान पर फोकस था। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने डोर टू डोर जाकर कैंपेन की कि वोटर जो होना चाहिए, जो वोट करेगा वो उसकी जो आयु होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए, भारत परमाणु बम बनाना चाहिए, एटम बम बनाना चाहिए, उसके लिए डोर टू डोर कैंपेनें हो गई। और आखिरकार इंदिरा गांधी को ये 2 डिसीजन लेने पड़े कि मतलब 18 साल की उम्र में वोट भी हुआ, भारत ने परमाणु बम का परीक्षण भी किया, तो ये खाली डोर टू डोर होते थे। नहीं, 18 साल तो राजीव गांधी ने किया था। मैं कहता हूँ इंदिरा गांधी कांग्रेस के टाइम में ये हुआ, लेकिन इसकी कैंपेनिंग 10 साल चली। अच्छा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 10 करोड़ सिग्नेचर उस टाइम कलेक्ट किए थे जो राष्ट्रपति को दिए। ठीक है, तो मतलब ठीक है। हिमांशु ये जी है कि हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे असल में काफी देर मैं से। तो समझता हूँ जी, अभी रमन मलिक जी ने बताया विचारधारा। यस, मैं मानता हूँ विचारधारा एक राजकीय पक्ष की खुद की होती है, किसी की एक विचारधारा होती है, किसी की दूसरी होती है। भाजपा की एक डेफिनेट विचारधारा है राष्ट्रवाद, मैं उससे मना नहीं करता, मगर क्या मेरा मूलतः सवाल ये है कि ये बहुत ज्यादा हाईटेक बना देने से, जैसे उत्पल जी ने बताया कि एक जमाने में लोग घर घर जाके करते थे, मैंने भी वो देखा है, मैंने वो कवर किया है। और भाई साहब बता रहे थे कि मैं 30 साल से पत्रकारिता करता हूँ। हाँ भाई साहब, कर रहा हूँ, और मैंने वो लोग देखे हैं, भाजपा के वो लोग देखे हैं कि जो वोटिंग के दिन और उसके 2 महीने पहले से भी लोगों के घर घर जाके अपनी बात करते थे, जो आज नहीं दिखते रास्ते के ऊपर। और यही तकलीफ है, और यही तकलीफ है कि हम भाजपा के 18 करोड़ प्राइमरी मेंबर्स होने के बावजूद आप 300 का आंक पार नहीं कर पाए जी। और आप 10 हिमांशु करोड़ जी, मैं जरा ये तस्वीरें आ रही हैं, इनको बता दूं। मैं आऊंगा आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। ये तस्वीरें जरा मैं डिस्क्राइब कर दूं, जो तस्वीरें हमारे पास लाइव आ रही हैं। ये सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है, और ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर चल रही हैं, मैं बता दूं कि ये सदस्यता अभियान जो कि इस बार लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने कि 51 दिन का टाइम है, और इसमें 10 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का ये अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। अब तक 18 करोड़ हैं सदस्य, और अब 28 करोड़ इसको करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है।
जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जो नवीनीकरण होगा सदस्यता का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। तो ये इसका पूरा इस सदस्यता अभियान की शुरुआत ये इस तरह से हो रही है। जी हिमांशु जी अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी भारत के अंदर हर एक पाश्चात्य चीज का अनुकरण अंधा कर दिया जाए तो ये कामयाब नहीं होता। भारत अभी भी भारत है, इंडिया है, और इसी की वजह से पूरा एआई के सुपुर्द कर देने से आप वो 1-to-1 कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। इंटरनेट का जमाना है, मैं मानता हूं, एक एज ग्रुप है, मगर वो एज ग्रुप में से अगर आप देखोगे तो तकरीबन 60% लोग जाके वोट ही नहीं करते। ठीक है हिमांशु जी, जेपी नड्डा कुछ बोल रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। इससे तिगुने नीचे बेसमेंट में वो हम सब के साथ शामिल हुए हैं, उन सब भाइयों को भी, और जो देश भर के कार्यालयों से जुड़े हुए और विभिन्न मंडलों से जुड़े हुए देश भर के कार्यकर्ताओं को आज के इस संगठन पर्व के अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और आप सब तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में आने पर और जो उनके माध्यम से ये सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा उसके लिए जो उन्होंने हामी भरी और वो हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जेपी नड्डा बोल रहे हैं। रमन जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। रमन जी, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हो रही थी और जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, अलग अलग दलों से हैं, उनका ये आरोप है कि साहब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव परिणामों से घबरा गई, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों से। तो ये सदस्यता अभियान की जो एक बासी कड़ी है उसमें उबाल देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। बासी कड़ी बोले या जो संज्ञा देना चाहते हैं दे दें। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम भारत के लिए जी रहे हैं, वो विदेशी ताकतों के लिए जी। मैं तो बड़ा स्पष्ट आरोप लगाता हूँ, बांग्लादेश यहाँ पे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से राकेश टिकैत का भी कुछ समय पहले बयान आया था, आप उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन जो बात हिमांशु जी कर रहे थे, और हिमांशु बड़े आदरपूर्ण मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं आपके एक पूरे लंबे एक्सपीरियंस का कोई मजाक नहीं हो रहा। मैंने इसलिए बोला था 30 साल, क्योंकि जैसे आपका एक लंबा करियर है पत्रकारिता करते और आप एक संजीदा पत्रकार हैं, वैसे भाजपा का मैं एक संजीदा कार्यकर्ता हूँ जिसने 30-32 साल पार्टी को दिए हैं और पार्टी से कुछ नहीं लिया। मैंने ये विचारधारा है कि आपने फायदे का कोई पद नहीं लेना। मैं आज भी आपको एक चीज बड़े स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि हमारी कमियां हमारे को पता है। हम वो लोग नहीं हैं जो अपनी कमियों को देखते नहीं है और उसके ऊपर काम नहीं करते। हाँ, हम ढिंढोरा नहीं पीटते, लेकिन हम जहाँ गलती होती है वहाँ अपने आप को दुरुस्त करने के लिए कोई कसर नहीं। रमन जी, लेकिन ये तो कैसी आइडियोलॉजी है जो आप आइडियोलॉजी का जिक्र कर रहे थे, विचारधारा का, ये कैसी आइडियोलॉजी है जो किसी और देशवासी को या अपनी जो विचारधारा के साथ ना हो उसको देशभक्त ही ना माने? देखिए सर, मेरे सर्टिफिकेट देने की कोई फैक्ट्री तो है नहीं, मैं कोई केजरीवाल नहीं हूँ। नहीं, अभी आपने कहा ना, अभी आपने मैं वही जवाब दे रहा हूं जिक्र किया, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, इससे पहले भी आपने कहा कि विदेशों के हाथों में खेल रहे हैं। ये कट्टर ईमानदार है, जिसको कट्टर ईमानदार बोलते हैं वो जेल पहुंच जाता है।
तो ये काम तो अपने पास है नहीं सर, और ऐसी फैक्ट्री अपने पास नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो देशभक्ति करते हैं हमारी विचारधारा से बिल्कुल विमुक्त होके, लेकिन देश में ऐसे लोग भी हैं जो चोरी छुपे यूएस जाते हैं और फिर वहां पे उनके वाइस प्रेसिडेंट से मिल के चोरी आते छुपे हैं, या यूएस कैसे बाहर जा के लोग सकता है आके कोई सर? पासपोर्ट होता है, वीजा होता है सर, चोरी छुपे पासपोर्ट से क्या वीजा तो मतलब? होता है सर, लेकिन उसके अंदर देखिए, जब आप देश के बड़े पदों पे हो या संवैधानिक पद की तरह पे हो, तो आपको ये जरूर बताना चाहिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि देश के बहुत सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपने तो आज तक ये नहीं बताया कि 2008 का वो जो अनुबंध आपने करा हुआ है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जी तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं साहब, और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इसमें क्या गलत है? अगर वो करना चाहते हैं सदस्यता अभियान करें, मैं तो बोलता हूं कि करें, नहीं, उन्होंने लोगों के उन्होंने पास उंगली जाए। नहीं और उठाई हाँ, ना, हिमांशु उन्होंने जी, मैं सदस्यता बिल्कुल अभियान पे कोई आपकी उंगली नहीं बात से उठाई। वाकिफ हूँ, आपकी बात को मानता हूँ कि ये थोड़ी सी हमें कमी आई है आज के समय में कि लोग थोड़ा सा जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है वो कम करने में होते हैं। और मेरे को याद है, सिकंदर बख्श साहब के माताजी के पास एक भाजपा का सिंपल कार्यकर्ता जाता था, रिक्शा वाला, वो बार बार जाके उनको बोलता था आपके वोट है, आपका ये है, और वो सिकंदर बख्श की माताजी को लेके गया, वोट डलवा के घर वापस आ गया। और सिकंदर बख्श जी ने जब पूछा उनसे, और तब वो कांग्रेस में थे, उनसे पूछा गया कि जब आपने ये क्या कर, आप वोट डाल आई है? नहीं, आपको वोट डलाता हूँ। तो वो बोलती नहीं जी, वो जनसंघ वालों का एक कार्यकर्ता था, वो आया, उसने डलवा लिया। तो वो सोच सुन साहब के मुझे मुझे सिकंदर मुझे एक बख्शी। चीज बताने दीजिए आप। रमन जी, एक ही सेकंड में लेता हूं। आपने जो बताया ना सिकंदर बख्श जी का, साहब अभी मैं बात करता हूं आज की, आज के वक्त की। अभी 10 दिन पहले हाँ, बड़ौदा के अंदर इतना बड़ा बाढ़ आई, इतनी बड़ी बाढ़ आई, इतनी बड़ी बाढ़ आई, वहां नदी में पानी में से मगर निकल आते थे। सब जब हो गया, तब ये एमएलए बाहर निकल के पूछ रहे हैं, और वो भी मोदी जी के नाम पे कर रहे हैं। क्या फर्ज बनता है भाजपा के कार्यकर्ता का? मुझे बताइए आप, जवाब दीजिए। देखिए, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित आदमी हूं, 35 साल से सिर्फ यही कर रहा हूं। मगर जब आपकी तकलीफ लोगों की ये है कि आपको जब कोई दिखाता है कि यहां चूक हो रही है, तो वो आप सुनने को तैयार नहीं हो। हम सुनने को अभी तैयार मैं है बात पूछ रहा हूं कि अगर समझ लो 96 करोड़ सर। वोटर मैं के आप अंदर आपकी आपके पास आपने 28 एक करोड़ मिनट सभ्य बोला है। था साहब, मेरी बात को बीच में आप काट दें। नहीं साहब, मैं ये आपकी बात नहीं काट रहा को मैं। हम बिल्कुल सिकंदर नकारता बख्श की नहीं हूँ बात कर रहे हिमांशु हैं, वो जी, मैं इररिलेवेंट हो आपकी जाती बात है। को नहीं नकार रहा, मैं हाँ सिर्फ यार, इसी चीज को बोल रहा 2024 हूँ। की बात कर जो रहे हैं, आपकी 2024 में पीड़ा भाजपा है क्या या जो करेगा वो बात आपका करिए। विषय है वो गलत नहीं है, वो आप बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं। और मैं वही बोल रहा हूँ, जब डाइल्यूशन होती है, प्रॉब्लम ये है कि, और ये मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, मेरे को कोई गुरेज नहीं है बोलने में, कि मेरी पार्टी ने एक ग्लोबल फिनोमेना एक्सेप्ट करा कि आउटसोर्सिंग भी होती है, तो वो आप बाहर से लेकर आएंगे लोग, सबका समन्वय करो, मिलाओ, लेकिन उनकी एक आप मैनेजमेंट आउटसोर्स नहीं कर सकते। यहाँ पे लोकल स्तर पे ऊपर तक तो ठीक है, लेकिन लोकल स्तर पे कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्स करने की जो एक गुरेज बना दी है लोगों ने, गलत आइडिया ले लिया हुआ है, उसको दुरुस्त हमने करना है, हम करेंगे। जी ठीक है, उसका कितना फर्क नुकसान हमको पड़ेगा हुआ उत्पल है, जी, मैं आप क्या मानता हूं। मानते और हैं? दूसरी ये बात भी जो मैं बोलना रमन चाहता जी हूं कह रहे हैं कि और जिस बात 2024 को के चुनाव हिमांशु के जी ने भी अंदर कहा, ठीक है, इट मैं वाज नॉट आऊंगा। जस्ट ये चुनाव सिर्फ भारत में नहीं खेला गया, ये अभी साहब चुनाव वो हर सब उस हम व्यक्ति ने जानते खेला हैं, है अंतरराष्ट्रीय जो ताकतों ने बहुत काम किया, राष्ट्रवाद, बराबर है भारतीय आपकी बात। राष्ट्रवाद एक के मिनट खिलाफ है। हिमांशु जी, आप और अब हर उस व्यक्ति बराबर अच्छा है ने बात। सहयोग किया है रमन जी जो एक भारतीय मिनट राष्ट्रवाद के हिमांशु, साथ है। आपने जब आपसे सवाल पूछा गया, आप विदेशी ताकतों का, आपने अब चुनाव पे कहा कि ये चुनाव सिर्फ देश में नहीं खेला गया, कहीं और भी इसकी रूपरेखा बनी? बिल्कुल बनी सर, बताइए कहाँ बनी? और समय में आएगी सामने। नहीं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन है? सर मेरी इंफॉर्मेशन मेरे तक रहने दीजिए, मैं तो अपने अपने आंकलन करता क्यों? हूं, मैं तो देश इंटरनेशनल को पता न्यूज़ लगना देखता हूं। चाहिए सर। मैं तो ये देखता हूं अगर कि ऐसा बाहर है तो देश की- को पता लगना चाहिए, और सर, ये मैं तो हर पूछता हूं ना हिंदुस्तानी कि- का फर्ज है। अगर मैं ये ऐसा कुछ पूछना है चाहता हूं, तो सुनिए, आपको मैं बताना आपके चाहिए, माध्यम से ये देश पूछता को हूं, बताना और चाहिए। आपकी चैनल को भी आई एम गिविंग अ फूड फॉर थॉट जी कि बताइए। ये सडनली भारत की विपक्ष के पार्टियों से यूएस एम्बेसी का इतना मिलना किस लिए जरूरी हो गया?
पहले तो नहीं होता था ये, पिछले 14 साल में 12 साल में तो नहीं सर हुआ। आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास आईबी मेरे है, पास रॉ नहीं है, है दुनिया सर। भर की आपके पास सर ना एजेंसीज मेरे हैं। पास इंटेलिजेंस है। सुनिए आप पता लगा लीजिए भाई क्यों मिल रहे हो। मैं गवर्नमेंट ऑपरेटर्स के साथ नहीं हूं सर, मैं पार्टी का एक छोटा आप सा विचारधारा कार्यकर्ता हूं, के तो मैं साथ गवर्नमेंट हैं सर। ऑपरेटर्स के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी पॉलिटिकल साइंस की जो एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे पास थोड़ी सी जो विवेक है, मैं उसके माध्यम से न्यूज का आकलन कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, ये नहीं तो आप सिक्योरिटी ये ऑपरेटर कहिए क्या ना कर सर रहा है, कि क्या नहीं कर आपका रहा, ये आकलन उस है, माध्यम के लोगों आपके से पास कोई आप प्रमाण नहीं है, आपके माननीय पास से एक पूछिए। आकलन है और सुनिए ये आपका सुनिए अपना सुनिए आकलन। प्लीज सर मेरी बात सुनिए। आपको अगर ये सवाल पूछना है कि आपके पास सिक्योरिटी अपरेटस है और ये है, तो आप बड़े अच्छे रूप से आप विदेश मंत्री साहब से ये पूछ सकते हैं कि इस प्रकार की खबरें नहीं, ये तो लोगों का सवाल मैं उठा आकलन नहीं है, रहा वो ना। क्या है, क्योंकि ही इज द मिनिस्टर कंसर्न। आई एम नॉट अ मिनिस्टर, आई एम नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन। लेकिन मेरे पास जो न्यूज में दिखाया जाता है, जो जो घटनाएं घटती हैं, मैं उसके हिसाब से अपना आकलन करता हूं। ठीक है, तो फिर ये आप अपना आकलन कहिए, आप ये मत कहिए कि मेरा मेरे पास कोई आकलन है सर, सूचना है और या ये कोई फैक्ट है। इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपके मैंने आकलन का ये हम भी सम्मान सुना करते था, हैं। सुनिए आपके मैं ये आकलन भी का बता सम्मान रहा हूं, एक एक्स रॉ के व्यक्ति थे, जिन्होंने अभी हालिया में सरदार जी थे, उन्होंने कुछ समय पहले एक किताब रखी थी। उस किताब में ये लिखा गया था बड़े स्पष्ट रूप से, और आपके चैनल में भी शायद चलाया गया या कहीं और भी चला, कि भिंडरा वाले को कमलनाथ जी ने स्टाइपेंड पे रखा था। जी ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है। आपने किसी से पूछा कि क्यों ये इंफॉर्मेशन है, क्या हुआ? या वो ब्लिट्ज मैगजीन के संस्थापक जो हैं, जो एडिटर हैं ब्लिट्ज के, उन्होंने सोनिया जी के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल जी के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रूफ के साथ आरोप दिए कि वो विदेशी एक नागरिकता उनके पास है। खड़गे जी के खिलाफ देखिए, कौन कर्नाटक सी के अंदर सरकार 5 एकड़ किसको जमीन कहां का है। इस्तेमाल कर रही है, आप ये लोग सुन लीजिए, पूछिए उनसे। कौन सी ये काम सरकार, मेरा तो नहीं है ना कौन सी साहब। सरकार किसको कहां इस्तेमाल करती है, ये सरकार का इंटरनल मैटर होता है। अब तो ये भी कहा जाता है, और इसमें सच्चाई भी है, कि ओसामा बिन लादेन को लाने वाले अमेरिकी थे, अमेरिकी सरकार थी, अमेरिकी सरकार ने अफगानिस्तान में बाकायदा सपोर्ट किया यही ओसामा तो बिन मैं लादेन बोल रहा को। हूँ कि अमेरिका है ना? का एकदम तो इतना ठीक है। इंटरेस्ट विपक्ष के नेताओं से मिलने में क्यों हो गया? चलिए ठीक है, ये आपका आकलन हो सकता है, आपके आकलन का सम्मान है। उत्पल जी, मैं हिमांशु जी आपके पास आऊंगा, जरा उत्पल जी का एक कमेंट ले लूं। उत्पल जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और दोनों ही मैंने मेहमानों ने और की। मुद्दे पर इसी पर बात करूंगा जी कि ये जो पिछले बार इलेक्शन में बीजेपी को क्यों कम सीटें मिली, उसका एक और कारण मैं गिनाना चाहता हूं आपको। एक तो मैंने बोला जो कार्यकर्ता बूथ लेवल का कार्यकर्ता है वो इतना सक्रिय नहीं था जितना पहले हुआ करता। मेरा दूसरी सवाल बात, इसी से जुड़ा हुआ है, मेरा अच्छा। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, और क्योंकि दोनों मेहमानों ने ये बात उठाई है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि मिस्ड कॉल दो और सदस्यता आपको मिल जाएगी, उसके बाद और भी तरीके हैं सदस्यता हासिल करने के ऑनलाइन, तो क्या इससे ज़मीन से कट रहा है कार्यकर्ता? ये सवाल मेरा है, इस टेक्नोलॉजी की वजह से। मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बन सकते हैं, लेकिन मेंबर बनाना एक चीज है, पार्टी के साथ जोड़ना दूसरी बात है। पार्टी के साथ जोड़ने ये आप उनको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे, उसे पार्टी नहीं, इसमें बूथ लेवल पर जाना पड़ेगा, इसमें लोकल ये पंचों को जाना पड़ेगा, इसमें लोकल जो डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले हैं, इसमें लोकल एमएलए को जाना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में एमपी को बहुत काम करना पड़ेगा, एमएलए को काम करना पड़ेगा, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको डोर टू डोर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इस पर्टिकुलरली इस इलेक्शन में मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाएं और सदस्यता अभियान के साथ साथ देश को विकसित करने का, देश को आगे बढ़ाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसको पूरा करें। हिमांशु जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा था बेसिकली कि ये जो सदस्यता अभियान है ना, ये एक संपर्क सूत्र होता था, और इससे भाजपा का कार्यकर्ता, पार्टी एज सच, देश के राज्य के साथ में, देश के अनेक राज्यों के साथ में सतत 365 दिन जुड़ी रहती थी, क्योंकि ये अभियान कभी बंद नहीं होता जी। मगर पिछले कई वक्तों से ये हो चुका है
कि हमने कर्नाटक से ये कमी देखनी चालू की। मैंने तो राष्ट्रीय तौर पर कर्नाटक में एक ऐसा बयान आया था भाजपा के एक बहुत बड़े नेता के द्वारा कि हमने 3,500 बूथ का ये कर लिया है। 3,500 बूथ, एग्जैक्ट नंबर भी मैं बताता हूँ उनका जो बयान आया था। हुआ क्या, कर्नाटक का जब रिजल्ट आया तब पता चला कि वो बूथों में कार्यकर्ताओं ने जाके काम ही नहीं किया। वहीं से वो बात शुरू हो गई। देखो, गुजरात की बात अलग है। गुजरात में कुछ ऐसा हो चुका है पिछले 25-30 सालों में जो लोगों का एक विश्वास प्राप्त कर चुका है, मगर यहां भी गुजरात के अंदर भी लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम तो भाजपा का वोट तो देंगे, मगर हम खुश नहीं हैं कि भाजपा के लोग आते नहीं हैं, हमारी बात सुनते नहीं है, हम फोन करते हैं तो उठाते नहीं है। देखिए, ये सदस्यता अभियान का मूलतः कारण ये है कि लोगों से जनसंपर्क सीधी तरह से फिर से स्थापित करना। अभी ये मिस कॉल देने से अब सदस्य तो बन जाएंगे, मगर आप पहले जो पूछ रहे थे ना, क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा? ठीक है हिमांशु जी, अभी जैसा कि अमित शाह भी बोल रहे थे और राष्ट्रवाद का जिक्र आपने भी किया, रमन जी ने भी किया, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि विपक्ष के राष्ट्रवाद से कैसे अलग है बीजेपी का राष्ट्रवाद? क्योंकि क्या ये राष्ट्रवाद वो राष्ट्रवाद है जो राम मंदिर, यूसीसी, 370 सीए के इर्द गिर्द घूमता है? सिर्फ ये राष्ट्रवाद है? नहीं, भाजपा ने तो बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि हमारा एजेंडा ये था, अब हमारा एजेंडा ये होगा। एक जमाने में बोला भी गया था सबका साथ सबका विश्वास, अब ये नहीं बोला जाता जी, क्योंकि समझ में आ गया कि जैसे ये मिस कॉल देने से सब सदस्य तो बन जाता है, मगर क्या वो वोट कन्वर्ट होता है? समझ में आ गया कि वोट कन्वर्ट। ये सवाल हम भी उठा रहे हैं, ये सवाल हम भी उठा रहे हैं। उत्पल जी के पास चलेंगे। उत्पल जी, ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो रमन जी ने भी की, अभी हमने देखा कि अमित शाह जी बोल रहे थे, इस वक्त राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं। राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो राष्ट्रवाद कैसे अलग है? राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का और जो इंडिया गठबंधन के और दल हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या और दल हैं, उनका राष्ट्रवाद क्या अलग है? इनका राष्ट्रवाद अलग है, उनकी परिभाषा अलग है। और हमने देखा कि ये राष्ट्रवाद जो भारतीय जनता पार्टी का है वो मंदिर जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद घूमता है, वो राष्ट्र के साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ मिला हुआ। वो टू नेशन थ्योरी को नहीं मानता है जी। वो अगर भारतीय जनता पार्टी उस टाइम होती कांग्रेस के बदले, वो पाकिस्तान बनने नहीं देती। ये राष्ट्रवाद है, इनका राष्ट्रवाद है कि भगवान राम जो है ये राष्ट्र पुरुष है। तो ये राष्ट्रवाद, धारा 370 हटनी चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कोई भी इसमें लाभ लपेट पे करके बात नहीं करनी है। ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद। अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय होती पावर में, तो आप कह रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। मेरा ये मतलब है कि उस टाइम वो लोग जिन्होंने अपोज किया इसको जी, कि नहीं होना चाहिए। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपोज किया था? मैं कह रहा हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को माइनॉरिटी में किया गया था कि गांधी जी और नेहरू जी इतने तंग आ गए थे, थक गए थे लड़कर, और वो चाहते थे जल्दी से जल्दी कोई इसका फैसला। तो मेरा ये कहना है कि मेरा सिंपल सा देखिए, मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बंटवारे को अस्वीकार किया था? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आदर्श पुरुष के रूप में है, महान नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मानते, प्रधानमंत्री भी मानते। तो मेरा सीधा सवाल कि क्या इस विभाजन को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपोज किया था? मुझे पूरा विश्वास है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने जो इनकी इंटरनल एग्जीक्यूटिव मीटिंगें होती थी, बैठकें होती थी, बहुत अपोज किया था। नहीं, विश्वास के आधार पर नहीं पूछा सर, मैं तथ्यों के आधार पर। मुझे एक मिनट बात करने दीजिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की विचारधारा की आप बात करेंगे ना, तो सवाल ये आएगा कि पश्चिम में रहने वाले लोग अरब है, दक्षिण में रहने वाले लोग हब्सी है, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग चीनी हैं। ये राष्ट्रवाद नहीं होता। अगर ये राष्ट्रवाद है तो वैसा राष्ट्रवाद हमें नहीं चाहिए।
आप ये अभी सवाल सारे कर रहे भारतीय हैं हैं, ये 1948 ऐसी का, कोई बात नहीं है। जब 2024 की बात जब कर रहे हैं। जी और भैया ये बात समझ लो आप कि राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है ना, वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत परिभाषा है। पाकिस्तान 370 बिल्कुल आपकी बात हटाना सही है, अब लेकिन ये कह ये देना कि राष्ट्रवाद की मेरा परिभाषा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद भाजपा है, की है। दूसरे का राष्ट्रवाद मगर फर्जी वो राष्ट्रवाद है। गठबंधन करके बोलते हैं हम नहीं नहीं, 370 फिर सबका से लाएंगे। राष्ट्रवाद है। अगर ये उनकी चाहे राष्ट्रवाद कांग्रेस की है, परिभाषा कांग्रेस है है, तो वो हमें वो भी राष्ट्रवाद नहीं राष्ट्रवादी है, चाहिए। वो भी देशभक्त है। ये बात भी समझ लीजिए ठीक आप। है रमन जी आप क्या मानते कि मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा अपना आंकलन है हैं? जी कि वी एज ह्यूमन रेस हम ऑलरेडी तृतीय विश्व युद्ध में हैं। यहाँ एक तरफ पे नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं पूरी दुनिया में जो राष्ट्रवाद को प्रबलता से उठाती हैं, अपने राष्ट्र को बचाने, अपनी संस्कृति को बचाने, अपनी धारणाओं के साथ अपने देश में रहना चाहती हैं। जी और लेकिन उसके राष्ट्रवाद को सामने इस्तेमाल भी किया गया, खूब पूरी दुनिया में किया गया राष्ट्रवाद को इस्तेमाल सत्ता में रहने के लिए, और आप भी जानते हैं और इस देखिए मेरे को अगर पैनल में आप बैठे हुए बात सभी नहीं लोग मेरे करने, ख्याल से देखिए जानते देखिए हैं। एक मिनट सर, मेरा आपसे आग्रह है या तो मैं बोल लूं या आप भी बोलते रहिए, मैं चुपचाप नहीं सुनते बोलिए, रहता हूं। आपको बोलने के लिए बुलाया सर। तो आप मेरे वक्तव्य को पूरा होने दीजिए, उसके बाद ठीक है, काटिए, क्योंकि बोलिए, पूरे प्रोग्राम में आप ठीक काटते है। आ रहे हैं। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना सा चीज कह रहा हूं कि हम मेरे आंकलन के हिसाब से वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड वर्ल्ड वॉर, वेयर इंफॉर्मेशन की लड़ाई चल रही है। एक तरफ राष्ट्रवाद है जो प्रबलता से अपने आप को, अपनी संस्कृतियों को बचाना चाह रहा है, दूसरी तरफ लेफ्ट लिबरल एक लॉबी है जो पूरी दुनिया में रॉकमैन स्टाइल वगैरह ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के साथ मिलके पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती है। वो लड़ाई जो है वो चल रही है जहां पे आपकी संस्कृति के ऊपर अटैक करा जाता है, आपके जातियों के ऊपर अटैक करा जाता है, आपके लिंग के ऊपर अटैक करा जाता है, आपके हर प्रकार से आपके ऊपर अटैक करा जाता है। यहाँ तक कि आज डिबेट वेस्ट के अंदर ये है कि जो कुदरत ने पुरुष, महिला और किन्नर बनाए थे, उसके अलावा 72 हैं या 108 जेंडर है। तो इस विषमता के अंदर डालने की जो लड़ाई लेफ्ट लिबरल्स की है वो भी एक बहुत बड़ी है। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा। मैं जो चीज आपसे राष्ट्रवाद की जितना बात देखिए कह रहा हूं, वो राष्ट्रवाद की आपने सिंपल बात सी ये की, है। ठीक है, आपकी बात पूरी अगर हो गई हो तो मैं अपनी कुछ अर्ज करूं। मेरा सिर्फ राष्ट्रवाद के ऊपर विषय इतना सा है ठीक है। कि राष्ट्रवाद ये नहीं है कि आप वंदे मातरम बोलेंगे तभी आप राष्ट्रवादी हैं। अगर आपकी कथनी करनी और आपके कार्य देश हित में है, आप राष्ट्रवादी हैं, और देश को विखंड करने के हैं, संस्कृति को मारने के चक्कर में आप लगे हो, तो आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। ये सिंपल फिलॉसफी है। चलिए ठीक है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात करें या अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर अब राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है वैसी, क्योंकि अमेरिका में जितनी विविधताएं हैं, दुनिया भर का व्यक्ति वहाँ पर आकर बसा, अमेरिका ने उसको अपनाया। जी, वहां का अमेरिका का तो चुनाव ही अब इस पे हो रहा है। जर्मनी के अंदर राइट विंग पार्टी ने, जर्मनी में था, जर्मनी में उस दौर में था जब द्वितीय वर्ल्ड वॉर था, तो वो राष्ट्रवाद के ही ऊपर वहां पर सारा झगड़ा हुआ। लेकिन अब किसी और यूरोपियन कंट्री में आप मुझे बताइए का जहां पर इतना ज्यादा राष्ट्रवाद हो कि वहां पर लड़ाई दंगे की नौबत आ जाए। देखिए, वहां लड़ाई दंगे की नौबत तब आती है जब फ्रांस मोरक्को के खिलाफ एक फुटबॉल मैच जीत जाता है, तो वहां पे रहने वाले पीसफुल कम्युनिटी के लोग सड़क के ऊपर मारपीट करने लग जाते हैं। जी, आप ईसाई धर्म को अगर लोग मानते हैं तो उनका लास्ट सफर की जो अभी फ्रांस के अंदर ओलंपिक खत्म हुई, उसमें लास्ट सफर को किस तरीके से उसका की धज्जियां उड़ाई गई वो भी आपने देखा। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, आज के अखबार में है कि राइट विंग पार्टी ने जर्मनी के लोकल इलेक्शन जीते। मेलोनी जो है इटली की, वो राइट विंग पार्टी की है। जी, यूके के अंदर जहां एक पर्टिकुलर लोगों की